नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। क्या यूपी में कांवड़ रूट पर नाम बताओ फरमान का सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान? दरअसल यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कल इस मुद्दे पर 2 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई भी करेगी। देखिए, कल का दिन बेहद अहम है क्योंकि कल ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और साथ ही कल से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की कई पार्टियों ने यूपी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र के दखल की इसमें मांग की है। ऐसे में इस फैसले को लेकर संसद में भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने भी यूपी सरकार के नाम बताओ फरमान का विरोध कर दिया है। यानी ये ऐसा फैसला है जिस पर एनडीए भी बटा हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में खुलकर योगी सरकार के साथ खड़ी है। योगी सरकार के फैसले को उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी लागू किया है। वहीं बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के नेता इस फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साधु संत भी खुलकर योगी सरकार के फैसले के साथ हैं। तो अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि यह विवाद कहां जा रहा है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा वार पलटवार। क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। छोटी दुकानें, ठेलों पर आम बेचना और चीज़ें बेचना यही लोग करते हैं। ये यात्रा पहली बार तो निकल नहीं रही। यात्रा जाने कब से निकल रही? क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया? मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। ये देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है। मनमोहन सिंह ने 2006 में ये कानून बनाया और 2011 में इसके इम्प्लीमेंटेशन की थी। इस पर बहस करें ना। कांग्रेस के सभी नेताओं को, विपक्ष को, हम सारे लोगों को चुनौती देते हैं। केवल वोट की नजर से हर चीज को ना देखें और पार्टी के नजर से। ये मनमोहन सिंह के सरकार का कानून। भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए। मुसलमान के ढाबे थे, वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। हम क्या विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? नेम प्लेट लगाने की बात है और ये इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटव ढाबा लिख लेगा, कोई निषाद टी स्टार लिख लेगा, उसके यहाँ से लोग खाना पीना बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ। ज़्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज़्यादा कोई जोर ना दिया जाए। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय है। ये लगाना चाहिए सभी को, बिल्कुल लगाना चाहिए। भाजपा को काम करने का समय है। भ्रम तो वो फैला रहे हैं इस समय। नाम बदल देंगे, ठेले पे नाम लगा दीजिए, खुमचे पे नाम लगा लीजिए, ढाबे पे नाम लगा लीजिए। ये कांवड़ यात्रा के पहले क्यों नहीं लिखा? देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। ऐसी ताकतों को पैर उखाड़ना शुरू हो गए हैं। भाईचारे को बचाने के लिए हम सबको एक होना है। हमारे जीवन का एक एक क्षण, हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। तो
एक फैसला जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर सियासत जोरों पर है और ये कहा जा रहा है दरअसल ये फैसला जो है ये भेदभाव पैदा करेगा, ये बांटेगा लोगों को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसबी-एसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर भी हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन देखिए, अब तो इस पूरे मामले पर सियासत के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्या वहीं से इसका समाधान निकलेगा? सवाल की शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि इस फैसले ने पूरे देश भर में इसे एक चर्चा का विषय बना दिया है। अब तक इसे लेकर आपके सहयोगी दल जो हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है, तो क्या वहीं से समाधान की उम्मीद की जाए? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट तो सभी के ऊपर है। ऑनरेबल कोर्ट जो निर्णय लेगी उसको देखा जाएगा, और ऑनरेबल कोर्ट के सामने मुझे लगता है कि जो लोग अपनी बात रखने गए हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी बात रखेगी। हम तो इस बात से हैरान है कि आखिर नाम छुपाने की बात है, और नाम छुपाने को लेकर उसके पीछे खड़े सियासी दल हैं, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में आया था, आपको याद होगा, बिल आया था जिसमें बाकायदे इस बात को लेकर फूड सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई थी, और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि भैया आप जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज करेंगे, आप जो लाइसेंस लगाएंगे दुकान के अंदर या किसी भी शॉप पे उस पर अपना नाम लिखेंगे, और ये पहले से कानून है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको एक धर्म के नजरिए से देखना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने जो कहा है, प्रशासन ने कहा है, उसमें शिरीन कहीं धर्म की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई धर्म के नजरिए से देखना चाहता है तो देखे, वो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर हाँ, ये निर्णय उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में लिया गया है, कांवड़ यात्रा के हित में लिया गया है, जो हमारे श्रद्धालु उनके हित में लिया गया है, और ये बात किसी के भी ज़हन में नहीं आ सकती, किसी को भी इसका सवाल नहीं मिल पा रहा जवाब कि आखिरकार नाम को लेकर क्या समस्या है। शिरीन का नाम अगर शिरीन है तो टेलीविजन पर डिस्प्ले हो रहा है, शलभमणि त्रिपाठी का नाम अगर शलभमणि त्रिपाठी डिस्प्ले हो रहा है। ये नाम छुपाने की प्रवृत्ति क्या है और नाम छुपाने के साथ कुछ लोग क्यों खड़े हैं, ये बात देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही। निर्णय लिया गया है, निर्णय सबके हित में लिया गया, बाकी ऑनरेबल कोर्ट जो कहेगी देखा जाएगा। वहां हम भी अपना पक्ष रखेंगे, जो लोग शिकायत लेकर गए वो भी अपना पक्ष रखेंगे, जिनको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है अपनी राजनीति करें, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनको इस बात का जानने का अधिकार है। और बहुत बड़ी संख्या में इस बात की बातें आती थी कि लोग ये जानना चाहते थे कि जहां पर वो जा रहे हैं खरीदारी करने या कहीं पर कुछ खाने वाने जा रहे हैं, वहां पर दुकान किसकी है वो जानना चाहते थे। इसको लेकर ये निर्णय लिया गया, और ये पहले से कानून चला रहा है। ये कोई नया कानून उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कराया है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन पूरा विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ये एक तरीके से फैसले के तहत ये थोपा नहीं जा रहा है कि अपनी पहचान आप उजागर कीजिए, अपने दुकानों के नाम पर अपना नाम लिखिए, ये एक तरीके से फैसला थोपा गया। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन अनिल जी, कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है, देखिए सवाल यहां पर यह भी उठता है कि नाम बता देने से किस तरीके की दिक्कत, और अगर ये पहले से ही इस तरह की चीजें चली आ रही हैं, कानून में भी है, तो अगर उसे लागू किया जा रहा है तो फिर उस पर तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए ना। देखिए, हमें लगा था कि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी कि देश की जनता जो है, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, आपसी भाईचारे, सद्भाव और सौहार्द में बिलीव करती है, ना कि इनके एजेंडे में। लेकिन ये तो कुछ सीखे ही नहीं, 62 से 33 पे आ गए, और इन्हीं कर्मों पे रहेंगे तो 33 से 3 पर पहुंच जाएंगे, और सरकार जाएगी आने वाले चुनाव में वो अलग। जहां तक इस मुद्दे की बात है, तो देखिए, क्योंकि मैं सुन रहा था, शलभ जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई नाम छुपाने में क्या, आपको नाम बताने में क्या आपत्ति है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, आप इसका कानून बना दीजिए। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रोपराइटर बताया जाता है, और वो पहली बात, जहां पर आप अपना नाम देते हैं वो एक सरकारी परमिशन के लिए देते हैं, और प्रोपराइटर जरूरी नहीं कि आप अपने ही नाम को रखा जाए, बहुत सारे लोग हैं जो अलग नाम रखते हैं। आप ऐसा कानून बना दीजिए ना कि भाई अगर आप किसी धर्म के हैं तो आप उसी धर्म का नाम रख सकते हैं। अब ये अल कबीर है, ये सबरवाल साहब का है, आप बनाइए ना कानून कि भाई सबरवाल क्यों तुमने अल कबीर नाम रख लिया। अरेबियन एक्सपोर्ट कपूर साहब का है, पूछिए ना कपूर साहब से कि कैसे वो अरेबियन बन गए भाई। आप एमकेआर फ्रोजन वाले से पूछिए, वो किसी मदन साहब का है।
आपकी हिम्मत वहां तो पड़ेगी नहीं। लुलु मॉल वाले जो खान साहब हैं, जिनके साथ योगी जी बैठ के वो कार्ड की जो गाड़ी है उसमें बैठ के घूमते हैं, उनसे कहिए ना कि लुलु मॉल के नीचे लिखे फलाना खान, लेकिन उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे आप। तब ये कम्युनल एजेंडा नहीं हो जाएगा नील जी? नहीं, तब भी मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आपको करना है, आप इसे एक सेकंड, ये जो फैसला है जिस पर इतनी बहस हो रही है, जिस पर इतना घमासान मचा है, उस फैसले में कहीं इस बात का तो मेंशन नहीं किया गया ना, इस बात को कि सिर्फ मुस्लिमों को ही या एक धर्म विशेष को ही अपनी दुकान के नाम के आगे अपना नाम मेंशन करना होगा। इस फैसले में तो ये सबके लिए है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यही फैसला है ना। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ना इतनी भोली आप हैं, ना इतना भोला मैं हूं, ना इस देश की जनता है। जनता भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कारगुजारी कर रही है। आपने उस होटल वाले का वो वीडियो नहीं देखा जहां पर वो कह रहा है कि पुलिस वाले आए और उसने कहा कि मेरे होटल में जो 4 आदमी, जो मुसलमान 4 आदमी हैं, उनको निकालो, और जब तक वो ये कांवड़ यात्रा चलेगी उनको नहीं रखा जाएगा। तो आप कैसे कह रही हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए नहीं किया गया है? आप जब कहेंगे कि भाई हलाला वाला प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो कैसे कहेंगे कि भाई मुसलमानों के लिए नहीं है? और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं ना, आप भाई कह रहे थे कि भाई हम जो है कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। मैं बताता हूं सहूलियत क्या होती है। पिछली, ये पहली बार तो हो नहीं रही कांवड़ यात्रा, पिछले साल भी हुई थी। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं। यूपी के मेरठ में लटक रहे बिजली के तार, 5 लोग मरे थे वो तार की चपेट में आने से, और 5 घायल हो गए थे। ये दूसरा है, ये एक्सीडेंट का है जिसमें 5 लोग मर गए थे एक्सीडेंट होने से, डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई थी। ये तीसरा है, यहां पर भी एक्सीडेंट हुआ था, गाजियाबाद की घटना है। ये मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ये मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं। यदि आपको कांवड़ियों की थोड़ी भी चिंता होती तो आप ये सुनिश्चित करते कि कोई भी बिजली का तार इस बार टूटा नहीं मिलेगा, खंबे दुरुस्त मिलेंगे, एक भी हादसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए क्या है कि क्योंकि कांवड़ियों की चिंता नहीं है, कांवड़ियों की चिंता होती तो अभी ये कल परसों भी तो एक होटल वाले से तहस नहस किया गया कांवड़ियों ने, क्योंकि वहां पर प्याज से खाना बन रहा था। आप भाई फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है, आप उसको लगा देते कि इस रूट पे इस तरीके से खाना नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि आपको विशुद्ध राजनीति करनी है, आपको हिंदू मुसलमान करके इस उत्तर प्रदेश के भाईचारों को बिगाड़ना है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है, आपके पॉइंट ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, आप उनके इन तमाम चीजों की सहूलियत का भी ख्याल रखिए, लेकिन ये भी तो कांवड़ियों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था ना। मैं ठीक है, शलभ मणि जी, इस पर आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए शिरीन जी, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यही सरकार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जब मिलीजुली सरकार होती थी, तब कांवड़ यात्री लाठियों से पीटे जाते थे, जूतों से उनको मसला जाता था। आज डीजीपी और एडीजी जो है वो फूल बरसाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और डंके की चोट पे कांवड़ यात्रियों के ऊपर हम फूल बरसवाते हैं। ये हमारी सरकार है और इसलिए हम कह रहे हैं, आपका तो एजेंडा यहाँ जो चाहते हैं शिरीन साहब, आप तय कर दीजिए कि हिंदू नाम अलग होगा, मुसलमान। हमने तो कहीं कहा नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि नाम सब बता दो। सोनी यादव ये क्यों चाहते हैं? मेरे भाई है बहुत अच्छे, लेकिन कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए कि मुसलमान को ये नाम नहीं रखेगा। हमने तो कोई कहा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इतना कहा भाई जो नाम है वो बता दो। बाकी एक सेकंड, बाकी आपको तकलीफ होती है मुझे पता है। इनके इरफान सोलंकी एमएलए हैं कानपुर से, सारे बांग्लादेशियों को लाकर उनके नाम बदल के उनको हिंदुस्तानी बना दिया, सारे बांग्लादेशियों को लाके, हजारों की संख्या में। तो सपा और कांग्रेस ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को ला के जो नाम बदल के आप उनको भारतीय बना रहे हैं, जो हिंदू बना के उनको आप यहाँ का सिटीजन बना रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। चलिए वो एक अलग बहस हो जाएगी, आज इस पर बात करते हैं। पहले शलभ मणि जी, अब मैं मनोज काका आपको यहाँ पर लाती हूँ। जो कह रहे हैं शलभ मणि और बीजेपी लगातार शुरू से यही कह रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें कौन लेकर आया? इसमें विपक्ष लेकर आया, क्योंकि हमारे फैसले में तो इस बात का जिक्र कहीं है ही नहीं। हमने तो सबको कहा है, जो भी उस रास्ते में आते हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, सबको अपनी पहचान बतानी होगी। तो हिंदू मुस्लिम का यहाँ एंगल लाया कौन है फिर? शिरीन, अदम गोंडवी की एक लाइन है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं, इनकी भाषा सुनिए, कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर उत्तर प्रदेश का गरीब किसान, मजदूर, नौजवान के घर से निकला हुआ युवक जब रोजगार मांगता है, तो ये बेचारे क्या बरसाते हैं? तब ये लाठी बरसाते हैं। इनका ये समूचा चरित्र है। ये हिंदुओं के झंडा बरदार हुए हैं और इनका समूचा चरित्र यह है कि इस देश में 83% युवा बेरोजगार है, और उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रांत और प्रदेश में व्याप्त है तो वो कहां व्याप्त है? उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश के गोंडा में दो बेटियों के सामने भारतीय जनता पार्टी का संरक्षित गुंडा, इनके जैसे ही लोगों का संरक्षण होगा, बेटियों के सामने बाप की हत्या कर दी। वहां पुलिस नहीं है। पुलिस का काम क्या है?
पुलिस आजकल मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में, शामली में ठेले पर पर्ची लगा रही है। किस लिए लगा रही है? क्योंकि वहां मीरापुर में चुनाव है और मीरापुर में इनको बुरी तरह से हारना है। सवाल यह है, ये 2006 का एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ उसी कांवड़ यात्रा सिर्फ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में है। पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पूरे देश में उसको व्यवहार में नहीं लाया जा रहा। ये लोग हैं, ये लोगों ने न कभी बाबा साहब की इनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, न ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ा। ये सावरकर के नफरती लोग हैं। ये देश में बुनियादी सवाल उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बर्बरता है, बेरोजगारी है, आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लेकिन कैसे मजहबी हो जा, ये सिखाएंगे। इनको पता है कि रसखान कौन सवाल पर तो आए कम से कम मनोज का सवाल मेरा ये था कि मजहब का एंगल लाया कौन इसमें। चलिए आप आखिर में कम से कम उस सवाल पर तो आए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस मजहब का एंगल हमेशा भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ लाते हैं, चूंकि वो चाहते हैं कि एक सवर्णों का श्रेष्ठता बने रहे और उसके पक्ष में एक दर्शन ऐसे लाते हैं कि ये कोई नया कानून बना है। इस देश में जो लोग जीएसटी लेते हैं, जो लोग फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके फर्म का नंबर आता है। लुलू माल पर लिखवाएंगे कि यूसुफ अली खान माल, ये लिखवा लेंगे। लुलू माल के बड़े उद्योगपति के साथ तो गलबहियां करेंगे उनसे अंदर। और ये कागज इस देश में किसने नहीं दिखाया? इस देश में सबसे कम कागज किसने नहीं दिखाया? इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हजारों करोड़ रुपया वाले चंदा लेने वाली बीजेपी ने कागज नहीं दिखाया। उन कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया जो गो मांस का और स्लाटर हाउस का सबसे बड़ा निर्यातक है। उन कंपनियों से 200 करोड़ चंदा लिए, तब कहां गया था? ओपेक जो देश है तेल निर्यात करने का, सब मुसलमानों का देश है। अब हम तेल, पेट्रोल, डीजल यूज नहीं करेंगे। ये पाखंडी लोग हैं, इनका पाखंड ही। अब एक मिनट भाषण नहीं, इस पर कट टू कट बात कीजिए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए तो बेहतर होगा। इस पर भाषण मत दीजिए। तो कौन सा मैंने फैक्ट नहीं कहा? मैं रुक करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रही थी कि धर्म का एंगल इसमें कहां से आया? वो बताया मनोज काका आपने? वो बताया? क्यों नहीं बताया? बताइए। मैंने क्यों नहीं बताया? कब बताया? किसी कानून को एक विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है कि पूरे देश में? कांवड़ जहां से निकल रही है, कांवड़ यात्री जहां से गुजरे, बनारस में क्यों नहीं लागू? बनारस में क्यों नहीं लागू किया? जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे उस आप भी समझती हैं, आप इतना अबोध ना बनिए श्री, आप भी समझती हैं कि हिंदू मुसलमान के लिए किया जा रहा है। देखिए अब मैं क्या समझती हूँ, आप नहीं कर पा रही। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं कह रही हूँ आपको समझना पड़ेगा। मजबूरी नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ देवघर में क्यों नहीं लागू हुआ? नहीं, आप देवघर में क्यों नहीं लागू हुआ? बिहार में क्यों नहीं लागू हुआ? देवघर उत्तर प्रदेश में आता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कम से कम ये तो देखिए ना कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है। बिहार की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं? भाई बिहार में बीजेपी की सरकार, वहां से सुल्तानगंज से लोग कांवड़ भरकर देवघर जाते हैं। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं। इस पर बहस उस हिसाब से कीजिए काका जी कि आपको भी फैक्ट रखने में आसानी हो। बहस करिए लेकिन कम से कम बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अपने वैचारिक साझेदारी से आप शलभ को बचाते रहिए। जो सच ना मैं शलभ को बचा रही हूँ, ना मैं मनोज काका को बेफालतू में यहाँ पर बोलने के लिए मौका दूंगी। आप कौन सी बात है? फालतू की बात मत कीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से मत सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए। अब मैं शलभ मणि को, इस सवाल का आप शलभ मणि जी आइए। शलभ मणि आपका जवाब देंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। शलभ मणि देखिए, बाबा साहब भीमराव के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था, समाजवादी पार्टी ने कालिक पोत के नाम हटा दिया। जो पार्क था लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी के नाम पर था, कालिक पोत कर काशीराम जी का नाम मिटा दिया। बाबा मायावती जी की मूर्ति तोड़ दी। इसीलिए आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अपने स्वजाति कुलपति को रख लिया। इसीलिए आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्वजाति योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कुलपति को रख लिया। अच्छा ठीक है मनोज जी, अब सुनिए ना, एक मिनट। एक ही बात को 3 बार कहेंगे तो अलग नहीं हो जाएगी ना बात। अब आपने सवाल पूछा, शलभ को जवाब देने दीजिए, फिर मैं अरुण राजभर के पास मुझे जाना है। ठीक है, हम लोग देखिए वर्चुअली हम इनको शांत करेंगे। आप सुनिए तो सही, आप सारे सवाल एक साथ पूछ लेंगे क्या? जवाब का मौका तो दीजिए। मनोज काका सुनिए धैर्य के साथ। जब पोल पट्टी खुलती है दलितों के हितैषी बनने की, कितना विचलित हो जाते हैं। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, मायावती को गेस्ट हाउस के भीतर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। आजम खान बगल में बैठते बोलते थे कि बाबा साहब से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। आजम खान बोलते थे बाबा साहब से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। राम गोपाल यादव तालियां बजाते थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग, कि बाबा साहब और माननीय काशीराम के नाम पर जो इमारत थी रातों रात कालिक पुतवा दी उसको। ये लोग बाबा साहब के नाम पर बोलते हैं और इनसे हम उम्मीद क्या करें?
जिनकी सरकार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया चलाते थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, जो पंचकोशी करने वाले सन्यासियों के ऊपर लाठियां चलवाते थे, जिन्होंने कुंभ यात्रा में बवाल करा दिया, जिन्होंने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और इफ्तार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री आवास खुलता था, इफ्तार पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय खुलता था, इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन आप कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते थे, आप पंचकोशी की परिक्रमा नहीं कर सकते थे। आपकी तड़पन समझ सकते हैं। कांवड़ यात्रा कभी बंद नहीं हुई है शलभमणि जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। बात ये हो रही थी, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई एक मिनट, मनोज काका सुनिए मेरी बात एक सेकंड। मनोज काका का आप ही का सवाल मैं बढ़ा रही हूँ कि देवघर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये यात्रा तो बिहार में भी होती है ना, वहां कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर इस फैसले की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ रही है? इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। फिर मैंने बिल्कुल जवाब दूंगा। जब इरफान सोलंकी जैसे विधायक बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को लाकर उनका नाम आफ्ताब से बदलकर कुलभूषण कुमार गुप्ता रख के उसको आइडेंटिटी बना के और उससे काम दिलवा देंगे, जिसकी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का पहचान बदलवा के उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को काम करना पड़ रहा है, इसलिए इनको बेचैनी है, क्योंकि बांग्लादेशियों को परेशानी है, रोहिंग्या को परेशानी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को परेशानी है। यहाँ दिक्कत इनकी ये है। इरफान सोलंकी पूछिए इनके विधायक हैं कि नहीं है, और जमानत कोर्ट नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, चलिए अब मैं अनिल जी से इसका जवाब लूंगी पहले, लेकिन मैं अरुण राजभर को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। बाकी मेहमान भी हैं, एक एक कमेंट उनका भी ले लेते हैं, फिर अनिल जी इसका जवाब आप दीजिएगा। अरुण राजभर जी, ये सवाल पूरा विपक्ष पूछ रहा है और एनडीए के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस तरह के फैसले पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये एक मैसेज दे रहा है कि समाज को बांटा जा रहा है इसके जरिए। देखिए, जिस तरीके से इस विषय पर हिसाब को भटकाया जा रहा है, जो विपक्ष के लोग इस पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, ये तो खुद ही वही लोग इस बिल को लेके आए थे। कानून उन लोगों ने बनाया था। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उस कानून को पारित कराने के लिए प्रयास कर रही है, तो इसमें विरोध का किस बात का शोर है? आप विरोध किस बात का? इसका मतलब कि आपने मन बना लिया है कि सरकार कोई भी फैसला करेगी, हमारा काम सिर्फ उस पर विरोध करना, न तो तर्क जानना, न तथ्य जानना, न ही उस पर अध्ययन करना। जब पुरानी सरकारों ने इस कानून को बना दिया है, फूड एक्ट बनाया 2006 में, और ये तो 1962 से चला आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, और उसी को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन कराने के लिए जो कांवड़िए जा रहे हैं, ये तो कांवड़िए एक सरकार में तो जा नहीं रहे थे, ये तो सभी की सरकारों में जा रहे थे। और सभी की सरकारों में क्या स्थिति रही है? कानून की व्यवस्था, सौहार्द की बात, जो एक लोगों में सामंजस्य की बात, क्या उस समय कितनी तनावपूर्ण रास्ते होते थे, ये विपक्ष के लोग इस बात को तो नहीं बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सौहार्दपूर्ण यात्रा चलाना चाहती है, आप जाकर के देखिए, कश्मीर से लेकर के जो एक यात्रा चल रही है, हमारे महादेव के पास जा रही है, वहां वो भी तो सौहार्दपूर्ण जा रही है। पहले तो गोला बम सब चल जाता था, लेकिन आज अगर हमारे देश के हर एक नागरिक के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ले रही है, तो उसमें तो सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब विरोधी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, ज्योतिबा फूले का नाम ले रहे हैं। ज्योतिबा फूले, बाबा साहब का नाम लेना अच्छा बात है, लेकिन बाबा साहब और ज्योतिबा फूले को, लेकिन अरुण राजभर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो खुद के सहयोगी हैं वो भी तो इस पर सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उनकी भी बात करूंगी, लेकिन आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ है, फिर आती हूं अनिल जी, एक एक कमेंट सबका ले ले। पहले रोहित अग्रवाल, आरएलडी में भी इस तरह की बात पहले उठी थी कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों, विरोध इसको लेकर भी हुआ था, इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए शरीन जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए किसी भी फैसले से कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे। विपक्ष निरंतर झूठे नैरेटिव सेट करता है, ऐसे संविधान खत्म हो जाएगा। अभी ये नया नैरेटिव लेके आया जिसमें एक विवाद चल रहा है, जिसमें हम लोग 4 दिन से डिबेट कर रहे हैं कि साहब इन्होंने इसको धर्म का एंगल दे दिया। अगर ये मामला शाकाहारी और मांसाहारी से रिलेटेड था, तो आप उसको बेहतर तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी के बोर्ड लगाए जा सकते थे, और अगर कोई भी कावड़ मार्ग है तो उसके ऊपर अगर जरूरत है तो शराब की दुकानें बंद करने की जरूरत है ना। तो ये गैर जरूरी फैसला है कहीं ना कहीं। ये फैसला नाम लिख देने से उससे कोई भी मतलब हल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सपोज करिए अगर भाई रहीम की दुकान में और रामू अगर रसोईया है, तो फिर कैसे आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं
या सलमान या सलमान रसोइया है और आपका दुकान के मालिक जो हैं वो सौरभ हैं, तो फिर आप उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा तो नहीं थी, परंतु सरकार ने जिस तरीके से कार्यान्वयन किया, उसने जो एक नैरेटिव सेट करने का काम किया विपक्ष ने, उसके अंदर एक नेगेटिव पब्लिसिटी करने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष के फेवर में जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि आप कोई भी फैसला अगर लेके आ रहे हो तो उसका गलत नैरेटिव सेट नहीं होने देना चाहिए और विपक्ष को मौका नहीं देना चाहिए कि वो राजनीति करे। हम संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, इस नैरेटिव को हम जस्टिफाई नहीं कर पाए ना चुनाव से पहले। अगर कर पाए होते तो शायद हम बेहतर रिजल्ट के अंदर रहते, परंतु विपक्ष उसको गलत नैरेटिव को सेट करने में सक्षम रहा। तो हम जब भी मैं चाहूंगी शलभ जी आप इसका जवाब दें, फिर सर आती हूं मैं आपके पास। शलभ जी आप इस पर एक जवाब दे दीजिए। मतलब सुना ना आपने, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आप ही के साथी हैं, कह रहे हैं कि गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं थी, आप लोगों ने मौका दे दिया कि इस पर राजनीति हो, विपक्ष सवाल खड़े करे आपके खिलाफ। देखिए, परिवार के लोगों में परिवार के भीतर सलाह देने की अच्छी बात है, सलाह मिलना चाहिए। रोहित अग्रवाल हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी दल, इनको सलाह देने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी निर्णय राजनीति की दृष्टि से नहीं लेती। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत, उनकी सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चुनाव और राजनीति बहुत दूसरे विषय हैं। यहाँ पर श्रावण यात्रियों के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, श्रावण यात्रियों को किसी प्रकार की मुश्किलें ना हो, उनके साथ समस्या ना आए, और कोई इरफान सोलंकी जैसे समाजवादी पार्टी की एमएलए किसी बांग्लादेशी को लाकर, किसी रोहिंग्या को लाकर कोई दुकान न लगवा पाए, इसके लिए तरीका दूसरा हो सकता था। एक नहीं, आपके कई सहयोगी हैं जिसमें जेडीयू भी, एनसीपी भी और एलजेपी भी है। चिराग पासवान ने तो खुलकर कहा कि ये फैसला दरअसल एक भेदभाव पैदा करेगा। तरीका दूसरा भी हो सकता था ना। हमारे कुछ सहयोगियों को लग रहा है कि ये फैसला ऐसे नहीं लागू होना चाहिए था, लेकिन देखिए हमारे राजभर साहब बैठे हैं, इनके बहुत सारे सहयोगियों को लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो भी उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं। हमें तो बस इस बात से हैरानी है कि नाम बताने में क्या दिक्कत है, पहचान बताने में क्या दिक्कत है, कागज नहीं दिखाएंगे। जो लोग अब इनसे पूछिए, हलाल सर्टिफिकेट अभी बैठ के चिल्ला रहे थे ना, तमाम सारे अगरबत्ती से लेके टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश तक पे हलाल लिखा हुआ है, तो हलाल का प्रोडक्ट खाएंगे, हलाल का प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। क्या कहीं बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि हलाल होना चाहिए? लेकिन जो जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि आपके सहयोगी भी पूछ रहे हैं, तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए था? चलिए ठीक है, अब मैं आप विनोद जी के पास आती हूँ। सर, ये फैसला देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी इसकी बात उठी, इसका मतलब ये कि कल से जो सत्र शुरू हो रहा है, संसद में भी हम इसकी गूंज सुनेंगे, वहां पर भी ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा, और कल से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। निश्चित रूप से मुद्दा संसद के सत्र में उठेगा, जिस तरह विपक्ष के तेवर हैं, और विपक्ष के साथ साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भी जो आपत्तियां हैं, ऐतराज हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, एनसीपी अजीत पवार हो, या आरएलडी है, चिराग पासवान जी की एलजेपी है, अनुप्रिया पटेल जी भी शायद वो भी असहज हैं इसको लेकर के, तो वो तो पार्लियामेंट में तो आएगा ही, संसद में तो आएगा ही। मैं समझ इसके पीछे एक बड़ी राजनीति व्यवस्था वो है। फैसला सही है कि गलत, अभी बार बार उस कानून की बात हो रही 2006 की, तो वो कानून दुकानों में तो बना है, लेकिन उसमें फल वाले कहाँ से, रेहड़ी पटरी वालों में थोड़ी उसमें है, वो जो ठेलियाँ लगाते हैं उनका उसमें जिक्र ही नहीं है उस कानून में, 2006 वाले कानून में। जो वहाँ पर खड़ा हुआ जूस बना रहा ठेले में, उसके लिए थोड़ी है वो, लेकिन उसको भी शामिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति इसके पीछे है। और वो राजनीति में बताऊं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उसको अपेक्षित परिणाम नहीं आए, तो मंथन होना स्वाभाविक है। और उसको लेकर के जिस तरह भाजपा के अंदर जो घमासान मचा, हालांकि शलभ भाई हमारे उससे इनकार करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि भाई प्रवक्ता हैं और उनको इनकार करना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो विश्लेषण, जो हिसाब से जो घटनाएं हुई, जिस तरह भाजपा के अंदर बार बार जो है दिल्ली में बैठक हुई, और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली आ रहे हैं, और ये चर्चा चली कि योगी जी को लेके बहुत सारे उनको दबाव में लिया जा रहा है, ये काफ़ी चीज़ें आई। योगी जी ने बड़ा दांव चला कि उन्होंने बड़ी लाइन खींच दी हिंदुत्व की राजनीति में। जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है, ऐसी बड़ी लाइन खींच दी कि अब भाजपा के सारे नेता फॉल इन लाइन बिहाइंड योगी हो गए। अब वो मोहन यादव भी जो है कहेंगे हाँ समर्थन करेंगे, वो पुष्कर सिंह धामी भी समर्थन करेंगे, पूरी पार्टी जो कल तक बटी हुई थी योगी वर्सेस अदर्स में, वो योगी जी के पीछे खड़ी हो गई। तो ये भाजपा की भीतरी राजनीति का भी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसके चैंपियन योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर हो गए। वैसे तो स्वयं हिंदुत्व के साक्षात प्रतीक हैं, साधु हैं, पीठाधीश्वर हैं, भगवा वेशधारी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी लाइन खींच दी। और लाइन लखनऊ में खींची गई, असर कहाँ हुआ? दिल्ली में।
असहज कौन हुआ? एनडीए गठबंधन जो सरकार चला रहा है, चिराग पासवान के जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी। तो ये इस राजनीति को भी समझना पड़ेगा। विपक्ष तो अपने तरीके से अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है, बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही है इसके जरिए, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसको भी समझना चाहिए। ये मुझे लगता है ये एक आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा देश की राजनीति में बना दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और अब कम से कम मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी पर किसी तरह का कोई जो है संकट आने वाला नहीं है। वैसे भी नहीं आ रहा था, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो चर्चाएं थी उसके हिसाब से वो चर्चाओं का भी कोई मतलब नहीं है, वो चर्चाएं भी अब शांत हो गई। कल इसी लाइन पर हमने बहस की थी कि ये उन तमाम जो उथल पुथल चल रही थी, जो कयास और जो चर्चाएं थी, आशंकाएं थी, उन तमाम आशंकाओं को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। जो भीतरी तनाव था, कई चर्चा नहीं हो रही है, उसी की चर्चा हो रही थी, रोज हम लोग अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। और शायद इसी बात, ये मैं आपसे भी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मतलब वो तमाम जिस पर आप लोग बहुत चुटकी ले रहे थे, आप लोग बहुत सवाल खड़े कर रहे थे कि देखिए पार्टी के भीतर तो ये हालात हैं, सारी चर्चाएं थम गई हैं, कोई आवाज नहीं आ रही अब कहीं से। देखिए यही तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है कि भाई मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाना है। हम कल तक चर्चा कर रहे थे नीट की, हम चर्चा कर रहे थे जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे जो पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हम तो उन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे ना। भ्रष्टाचार की चर्चाएं कर रहे थे कि भाई इनके मंत्री तमाम आके बता रहे हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है। तो अब कैसे उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, इसके लिए ये मामला हुआ है। क्योंकि अरुण राजभर जी कह रहे थे कि भाई उसमें ये एक्ट बना हुआ है, उसमें आपको नाम मेंशन करना पड़ता है। देखिए ये क्या है कि बरगलाने की बात है। मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ अरुण भाई, क्या होता है कि जब आप रजिस्टर करने के लिए, जीएसटी नंबर लेने के लिए या किसी भी उद्योग को करने के लिए काम करते हैं ना, तो आपने यदि अपना नाम, आपने अपनी फर्म का नाम बहरूपिया लिख दिया ना, बहरूपिया के नाम से आपने लाइसेंस लिखा है, तो आप अपनी दीवार पे बहरूपिया लिखेंगे, ना कि अरुण राजभर। अब बहरूपिया तो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। तो इस तरीके से बरगलाइए मत। वो जो कानून है वो फर्म का नाम, जीएसटी का जो टिन नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, वो सब मेंशन करना होता है उसमें। जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष लाया ऐसे हिंदू मुसलमान, अरे विपक्ष तो छोड़िए, इनके सहयोगी भी आरएलडी वाले ने कहा, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में देख लीजिए ना, जेडीयू के केसी त्यागी मना कर रहे हैं। भाई त्रिलोक त्यागी जी ने तो ये तक भी कहा आरएलडी वालों ने कि वो ठेके बंद कर दीजिए ना, लेकिन वहां नहीं करेंगे। वहां इनको कोई कावड़ियों की आस्था से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की बात है। एक बात और कहूंगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि भाई आस्था का विषय है। आपको पता है पुराने जमाने में क्या होता था, सैकड़ों साल पहले कैसे ये जाति प्रथा आई कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति यदि नहा के पूजा करने जा रहा है और कोई पिछड़े दलित समाज का व्यक्ति उसके सामने आ गया, तो उस सामने वाले आने वाले व्यक्ति को लाठी डंडे से पनिशमेंट मिलती थी, और व्यक्ति के राम 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 करके वापस नहाने जाता था। और उसको सहूलियत के हिसाब से कहा गया था कि भाई उसकी आस्था का विषय है, भाई वो पूजा करने जा रहा था, अपवित्र हो गया। तो आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल को दलित पिछड़ा कहेंगे, कल को कहेंगे कि भाई तुम वाल्मीकि हो, लिखो अपनी ठेली पे, तुम दलित हो, जाटव हो, लिखो अपनी ठेली पे, तुम पिछड़े यादव हो, लिखो अपनी ठेली पे। और फिर कहेंगे कि भाई ये ऊंची जाति का व्यक्ति है, ये तो पूजा करके वहां से आ रहा है, अब आप तो छोटी जाति के हो, कैसे आपकी ठेली से ले लेगा, कैसे आपकी रेहड़ी से खरीद लेगा। तो ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटने की व्यवस्था है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को लगातार आगे लाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। मैं हाथ जोड़कर सिर्फ सलम भाई आपसे कहता हूं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कि अपने आला कमान को बताइए कि सैकड़ों साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में, इसको मत मिटाइए, इस भाईचारे को रहने दीजिए। जी अब इसका जवाब दीजिए। देखिए समस्या क्या है कि अनिल भाई, जिस प्रकार से आप लोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना, कारण ये है, ये देश जो है कहां से कहां चलता हुआ कहां तक पहुंच गया, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान हिंदू कुश से होता हुआ जम्मू तक आ गया, इसी प्रकार की चीजों पे चलते कि जब देश के लोग बहुत सारे मुद्दों पर राजनीति करने आ गए और इस प्रकार की घटनाएं की। आप कह रहे हैं ना दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अब मैं कांग्रेस का भी बताऊंगा तो आपको दुख होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? उनकी सेंट्रल हॉल में तस्वीर तक तो लगने नहीं दी, भारत रत्न तो उनको देने नहीं दिया, उनको चुनाव तक हराया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव तक हराया। और आज की राजनीति इस देश को धर्म के नाम पर बांटा, इस देश को धर्म के नाम पर किसने बांटा? आज भी आप वही काम कर रहे हैं। आज जब साधारण सी बात है कि आपको नाम दर्ज करना है, तो उस नाम को भी आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप भूलिए मत, अभी आपने चुनाव की बात की कि चुनाव ऐसा हुआ, आज भी 99 सीट पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप इससे अगर खुश हैं तो आपको बधाई है, बार बार बधाई है। आपके राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं, बधाई आपको। हम आपको बद्रीनाथ पे हारने पे खुश हैं। देखिए बीच में टोकिए मत अनिल भाई, आपको सच्चा आदमी है, बाकियों की तरह नहीं है आप जो यहाँ पे चिल्लाते हैं बीच में। मैंने बीच में किसी को नहीं टोका, लेकिन आज भी आप विपक्ष में बैठे हैं और आपकी सारी सीटें अगर जोड़ ली जाए ना, तो भी भारतीय जनता पार्टी को अब तक जितना चुनाव जीतते हैं उतनी भी आप उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और हम चुनाव के बीच से फैसले नहीं लेते, लेकिन फिर ठीक है, अगला जब चुनौती आएगी, चुनाव आएगा,
फिर बहुत समझदारी से लड़ेंगे। और देश की जनता समझ रही है कि आपका मिजाज क्या है, हमारा मिजाज क्या है। हम बहुत साधारण सी बात लेकर आए कि नाम बताना पड़ेगा। अभी हमारे साथी बता रहे थे अरुण राजभर जी को। एक मिनट शलभ जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। आप बार बार कह रहे हैं कि नाम बताना होगा और ये आस्था का सवाल है, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कांवड़ियों के हित का फैसला है। अब इससे एक वर्ग इस बात को लेकर भी थोड़ा सा आशंकित है कि इस फैसले से उनका आर्थिक बहिष्कार ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसकी गारंटी कौन देगा? और उनके मन में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इसे कौन दूर करेगा? वो भी जिम्मेदारी आपकी है ना? जी एक सवाल छोटा सा है, एक सवाल कि इस फैसले का एक असर जो पढ़ने में आया अखबारों में या मीडिया के जरिए कि जो कर्मचारी हैं, अगर मुस्लिम दुकानदार है उसके हिंदू कर्मचारी हैं तो उनकी छुट्टी हो रही है, और जो हिंदू दुकानदार या होटल वाले के जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी हो रही है। तो ये जो समस्या आ रही है, इसका निदान सरकार के पास क्या है? शलभ जी। विनोद जी और शिरीन जी, आप दोनों का सवाल एक ही जैसा है। टुंडे कबाब है लखनऊ में, और टुंडे कबाब को लोग जानते नहीं क्या कि टुंडे कबाब किसका है, कौन बेचता है? और जाकर देखिए भीड़ लगी रहती है, जो खाने वाले खाते हैं। यहाँ किसको नहीं पता कौन क्या बेच रहा है, किसको नहीं पता। हम लोग क्या दुकानों पे जाते हैं तो पता नहीं होता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और हिंदू मुसलमान आ कहाँ से गया? इस पूरे निर्णय में कहीं लिखा है क्या कि हिंदू होगा तो ये नाम रखेगा, मुसलमान होगा तो वो रखेगा? इस भ्रम में कहाँ पड़ रहे हैं? सबको सबके बारे में पता होता है, सबको सबकी जानकारी होती है, और उससे कहीं कोई आर्थिक बहिष्कार या कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा। शिरीन, इस देश में सैकड़ों साल का ताना बाना है, बहुत सालों से सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ में खरीदारी करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं। दिक्कत ये कि जो लोग इसको लेकर एक अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको दुकान चलानी है और जिनको सामान खरीदना है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दुकानदार का नाम जानने का अधिकार है। अभी एक अनिल यादव जी ने बताया कि नहीं साहब ये लिखा होता है, आप प्रोपराइटर का नाम आप रख सकते हैं, तो भाई साहब प्रोपराइटर का नाम मेंशन करना पड़ता है। आप जाके देखिए दुकानों में लिखा होता है कि दुकान का फर्म का मालिक कौन है, और ये लिखना होता है। इसमें क्या दिक्कत है? नाम छुपाने पीछे मंशा क्या है? आप क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? आप किस बात को क्यों आप प्रमोट करना चाहते हैं कि कोई बच्चे नाम छुपा कर बैठे? नाम छुपाने के पीछे प्रवृत्ति क्या हो सकती है? ये तो बड़ी साधारण। लेकिन आप माने या ना माने शलभ मणि जी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आर्थिक बहिष्कार जैसी चीज, ऐसा संकट उनके सामने आ सकता है। मनोज काका, जो शलभ मणि कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की भी दुकानें हैं वो अपना नाम बाहर लिख दें, अब नाम छुपा लेने से क्या मिलेगा? और अगर पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को फिर इस बात से दिक्कत क्या है कि नाम नहीं बताना चाहिए? और ये कानून फिर बना, कानून तो पहले से रहा ना। ये शलभ मणि जो बता रहे हैं, शलभ मणि इतना कोई विवेकहीन थोड़ा है। शलभ आज कोई किसी फर्म का, किसी दुकान का, किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी रखा जा रहा है। जो इस हिंदुस्तान में चाहे दुनिया के धरती पर पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसका नाम है, और जो कोई भी संस्था है उसके भी नाम है। असल में नाम नहीं बताना है, बताना उसके पीछे की जो इनकी घृणित और कुत्सित मानसिकता है वो ये बताना है कि मुसलमान बताना है, नाम नहीं बताना है, मुसलमान बताना है। सुनिए, फैसले में ये है क्या मनोज काका? इनके फैसले में यही, इनके फैसले में ये नाम है, पहले आप बताइए। देश में लागू होता, अरे भाई देश में लागू इस होता। फैसले में पहले मुझे बताइए ना, लिखा है कि आपको लिखना होगा कि हिंदू हैं आप, मुसलमान हैं, जैन है, पारसी है, लिखा है क्या? नाम ही है ना, अगर प्रॉपराइटर का नाम ही है ना उसमें। अगर इस फैसले में ना होता तो आप बताइए किसी कोई ऐसा भी प्रोपराइटरशिप है इस देश में जो जीएसटी देता है, उसके फर्म का नाम होता है कि नहीं होता है? सवाल है कि उसके पीछे इनकी सांप्रदायिकता और पाखंडी राजनीति है। ये बात कर रहे थे कि अफगान तक भारत था, तो भारत तो अफगान तक था जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे और सावरकर माफीनामे पे अपना जीवन चला रहे थे। तो आप उसी संस्था के हैं। जब मुल्क बंट रहा था तो गांधी नोवा खली में जाके संघर्ष कर रहे थे और आप गांधी के हत्या की साजिश रच रहे थे, तब नहीं बचा रहे थे। आप बताएंगे कि मुल्क कैसे चलेगा? जिन लोगों ने हमेशा इस मुल्क को बांटा है और हमेशा विभेद पैदा किया, और ये सही बात है, इस मुल्क में छुआछूत को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 51 में वैज्ञानिक चेतना कैसे बढ़े, हमारे संविधान के प्रस्तावना में बात करी गई है। जिस दिन 1950 को हम संविधान अंगीकृत अधिनियमित किए, हम संकल्प लिए कि हम विश्व बंधुता बढ़ाएंगे, हम भाईचारा बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो भेद पैदा कर रहा। इनको मुसलमान से नफरत है, इनको दलित से नफरत है, इनको निषाद से नफरत है, इनको राजभर से नफरत है। इनके मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ एक लड़का शहीद हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि राय है तो कौन सा वाला राय है, अपने एक मिनिस्टर से। तो जो लोग हमेशा, अच्छा, ये अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए भी सिर्फ एक दर्शन प्रस्तुत करते हैं
कि वर्णवादी व्यवस्था इनकी बनी रहे। ये संविधान को नहीं, ये सनातन को बचाएंगे लेकिन संविधान को नहीं बचाएंगे। सनातन को इसलिए बचाएंगे क्योंकि कुछ इस तरह का पाखंड करेंगे कि इनकी श्रेष्ठता बनी रहे। देश के 90% लोगों को इनको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे ये हाशिए पे ले जाएं, कैसे उनको खत्म कर दें, और खत्म करने के बाद एक दर्शन प्रस्तुत करेंगे कि अच्छा आप यादव जी हो, आपका तो काम बस दूध निकालना है, आप कुशवाहा हो, आपका काम तो बस करनी है। ये लोग हैं, ये घृणित लोग हैं। ये हम उस संकल्प के साथ, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि इस देश में बंधुता बढ़े, भाईचारा बढ़े, गंगा जमुनी तहजीब बढ़े। आप वो बताइए ना कि इससे भाईचारा टूट कैसे रहा है। आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं मनोज काका, बाकी लोग भी है ना, आप कट्टू-कट बात कीजिए ना, मौका आपको देती हूँ, आप पता नहीं कहाँ की बात करने लगते हैं। कौन सा मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए, इससे भाईचारा कैसे टूट रहा है वो आप बताइए, ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। भाईचारा कैसे टूट रहा है, प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। मैंने पूछा कि क्या बनारस में, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शिव यात्री आते हैं, बनारस में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां तो ऐसा कानून नहीं लाया गया। मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, पूरे उत्तर प्रदेश में लाया गया है। आप अपना थोड़ा ज्ञान में इजाफा कीजिए। और जब ये कानून बन रहा था तब आपकी आपत्तियां क्यों नहीं थी, अब आप आपत्ति क्यों रख रहे हैं इस पर? इस कानून, ठीक है, मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है। इस कानून पे आज भी आपत्ति नहीं, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत तरीके से, क्या है उसमें गलत क्या है वो बताइए ना। आप मंशा बता रहे हैं भाई, आपको मंशा नहीं, आप मैं कानून पढ़ूं, कानून में बताइए। हिंदू मुस्लिम कहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम कहीं। मनोज काका प्लीज आप तत्थों पे बात कीजिए, मैं फिर कहूंगी। अनिल यादव, मेरे पास वक्त कम है, चलिए आप थोड़ी सी औरों से भी बात कर लूं थोड़ी। आइए अनिल जी। शिरीन जी, मैं हो लग रहा है कि कार्य करने वाले, अच्छा मनोज काका मैंने सुन लिया। अनिल यादव जी आप ही के सहयोगी हैं, सुनिए ना, अब उनको भी मौका दीजिए, कम से कम अपनों को तो मौका दीजिए। आइए अनिल यादव, हम मौका किसको नहीं देते, सुन लीजिए। चलिए देखिए, बार बार ये बात हो रही है, कि भाई कैसे, आपने पूछा कि भाई इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है इकोनॉमिक बॉयकॉट, जबकि अभी अग्निहोत्री साहब ने बिल्कुल साफ पूछा कि भाई एक बात बताइए, यदि हिंदू का ढाबा है तो उसमें से मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, मुसलमान का ढाबा है तो क्योंकि वो बंद हो गया तो हिंदू भी बेरोजगार हो गए हैं। तो मुझे बताइए, इकोनॉमिकल बॉयकॉट नहीं हुआ भाई, और दूसरा इस पे आपने कोई व्यवस्था तो बनाई नहीं है, उसको मान भी नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे भाईचारा कैसे खत्म होगा? यदि कांवड़ यात्रा आने से किसी मुसलमान भाई का रोजगार छिनेगा तो भाईचारा बढ़ेगा तो नहीं। मैं जल्दी से इसका जवाब सिर्फ 10 सेकंड बता दीजिए। देखिए संविधान में बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है भाई, राइट टू इक्वालिटी भी का भी आप हनन कर रहे हैं, तो ये अनैतिक तो है ही है, असंवैधानिक भी है, कृपया इसको वापस लीजिए। शलभ मणि जी जवाब दीजिए फटाफट इसका। मैं भी सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता थे, शिरीन जी कह रहे थे कि कानून से दिक्कत नहीं है, कानून को लागू करने का दिक्कत है। जब कानून बना तब सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे थे, कानून इन्होंने बनाया, उसको हम लागू कर रहे हैं तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। अनिल भाई, आपने कहा ना कि आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, आर्थिक बहिष्कार किसका हो पता है? जैसे ही नाम लिखना शुरू हुआ, आर्थिक बहिष्कार उनका हुआ जो बांग्लादेशी टाइप के लोग थे, जिनके पास में आधार कार्ड था, जो फर्जी वाले टाइप के लोग थे और जो सुरक्षा में खतरा बन सकते थे। ये प्रशासन ने निर्णय लिया है। वो कह रहे हैं कि 10 साल से सरकार तो आपकी है, आप लोग रोक क्यों नहीं पाए इस पे, तब क्यों नहीं फैसला लिया आपने? अनिल कह रहे हैं तभी तो इरफान सोलंकी तभी तो पकड़े गए। हमारे इस देश में इतना सरकार में इतना अनैतिक रूप से इन्फ्लिक्रेशन हो रहा है तो आप रोक क्यों नहीं रहे? क्या छोड़ने वाले भाई, बाबा साहब आप गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आ रहा है, विपक्ष चला रहा है गृह मंत्रालय। इस देश में संवैधानिक रूप से इतने अगर प्रवासी घुस रहे हैं तो उनको रोकने की बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले फिर बीच में बोल रहे हैं, बाबा साहब को भूमाफिया बताने वाले आज देखिए कितने दलित हितैषी बन रहे हैं। मायावती जी को किसने कार मारा? मायावती जी को अपमानित करने वाले, फूले के लोगों को अपमानित करने वाले, लोहिया के लोगों को अपमानित। चलिए अब आप लोग इसे एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, एक अलग दिशा में अब ये बहस जा रही है। मेरे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं विनोद जी आपका एक आखिरी कमेंट इस पर। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है कोई आज नहीं निकल रही है, सैकड़ों हजारों वर्षों से निकल रही है, पूरे देश में निकलती है। बचपन में हम लोग जय बम बोल बम बोला करते थे, वो कांवड़ लेके लोग निकलते थे। तब जुलूस की शक्ल में नहीं निकलती थी, तब 4-4, 5-5 के समूह जाती थी। तब थोड़ा जब से ज़्यादा उसका वो हुआ है, और इस इलाके में, जिस इलाके में कानून सबसे पहले लागू हुआ, उस इलाके में कांवड़ यात्रा को लेकर के भाजपा सरकार जब नहीं भी थी प्रदेश में, तब भी कांवड़ यात्राएं निकलती रही हैं। मैं तो मेरठ में रहा हूँ उस दौर में जब कांग्रेस सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बाद में और सरकारें आई, कांवड़ यात्रा में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस इलाके के मुस्लिम तमाम
मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, जो बाकायदा शिविर लगाते हैं, बाकायदा फल वितरण करते हैं। इमरान मसूद जो अभी सांसद हुए हैं सहारनपुर से, वो तो कांवड़ियों के मतलब जो है बाकायदा शिविर लगा के पैर धोना और सारा करते थे। चौधरी मतीन अहमद है जो सीलमपुर के हैं, वो कितने शिविर लगाते हैं, खुद बैठ के पूजा करते हैं। तो बहुत सारे मुजफ्फरनगर में, तो ये सौहार्द कांवड़ यात्रा से कभी नहीं बिगड़ा, कांवड़ यात्रा से सौहार्द बल्कि बढ़ा है। लेकिन ये कांवड़ यात्रा को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया जब से, कि कांवड़ यात्रा एक राजनीतिक रूप से एक बन गई कि हिंदुत्व की राजनीति का एक केंद्र उसको बनाने की कोशिश जो हुई है, वहां से दिक्कत शुरू हुई है कि जब बावर्दी जो है पुलिस अधिकारी आके जो है वहां पैर दबाने लगे, जिनका काम नहीं है, उनका काम कानून व्यवस्था बनाना है। और देखिए अभी राजनीति तो इस पर जोरों पर है ही। सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा है। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल इसकी चर्चा सत्र में भी होगी, संसद के भीतर भी सुनाई देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।